नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं सुनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं हर रोज की तरह। आज होने वाला है प्रैक्टिस सीट नंबर 51 होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ मित्रों आप चले जाइए प्लेलिस्ट में। यदि पहली बार चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट पे जरूर जाना, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे आपकी तैयारी के लिए। तो आज के इस सेशन में बिल्कुल व्याख्या सहित यहाँ पे सेशन लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितना? 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि लाभप्रद होगा यूपी पीसीएल TG2, यूपी अर्बन TG2 जे जैसे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक ताबड़तोड़ मोटिवेशन के साथ, जिद की सफलता। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि इन एनी डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर विच एप्लीकेशन। कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। चार ऑप्शन है: हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, लो करंट एंड लो वोल्टेज, लो करंट एंड हाई वोल्टेज, हाई करंट एंड लो वोल्टेज। चलिए, तो यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, 50 क्वेश्चन तक देखिए बने रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है। और यदि आपके अंदर जिद है सफलता की, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आपको 50 में कम से कम 30 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओ। ठीक है, तो चलिए जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे इसको आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो मित्रों क्या होगा, आप जानते हो कि जो डीसी जनरेटर में होता है, क्या होता है कि लैप वाइंडिंग का जो प्रयोग हम करते हैं मित्रों, बेसिकली हाई करंट तथा लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि इसके जो कुंडलन होती है वाइंडिंग में, क्या होता है, जो समांतर पथ होते हैं, पैरेलल जो पाथ होता है उसकी जो संख्या होती है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वो ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, मतलब नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। कह रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कॉमन कलेक्टर ऑफ एम्पलीफायर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक जो होता है एम्पलीफायर का जो गुण होता है, क्वालिटी होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है हाई वोल्टेज इंक्रीज करता है, ऑप्शन बी है हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, ऑप्शन सी है लो आउटपुट इम्पीडेंस, एंड ऑप्शन डी है लो करंट इंक्रीज होता है, निम्न धारा वृद्धि होती है। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे मित्रों, यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो भी चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन आपको वहां पे दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और वहां पे ब्लैक वाला जो दिखेगा उसी पे क्लिक करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी देते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड एरर क्वेश्चन है देखा जाए तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है ना, कोई क्वालिटी होती है हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है। और साथ ही साथ मित्रों आपको चाहिए यदि पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाएं, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। सभी पीडीएफ आपको देखिए पाना कैसे है, आप जैसे जाओगे टेलीग्राम में आप देखिएगा वहां पे फाइल नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, उसमें आपको पुराना भी जितने पीडीएफ हैं सभी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी न्यूली मैं वहाँ पे सेंड करूँगा सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ डिपॉजिट मतलब स्टोर मास ऑन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है कि फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है अनुपातित होता है। ठीक है, कैसे, विद्युत धारा और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भार के अनुपातित होता है, या फिर विद्युत धारा के प्रवाहित होने का जो समय होता है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होता है, या फिर ओनली वोल्टेज के, या फिर ओनली इलेक्ट्रिक
करंट के। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, सभी प्यारे मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिएगा। बहुत ही जल्द आपके एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैंने बोला है ना आपको कि दिसंबर लास्ट तक एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, और यदि ज़्यादा बढ़ेगा बच्चा तो बिल्कुल बस जनवरी जाएगा, इससे आगे देखो नहीं जाएगा। बात समझिएगा, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है ना, दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, इससे देखो ज़्यादा नहीं जाएगा, मेरा प्रोडिक्शन यही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आप लोग ए आंसर दे रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मास इक्विवेलेंट, देन आप सही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है कैसे समझते हो आप, देखिए होता क्या है कि जो फैराडे जो नियम होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ जो का द्रव्यमान विद्युत धारा और विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार के अनुपातित होना है, वह होता है, मतलब कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बात समझ गए। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। आप जानते हो कि इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई। क्यों, ये कौन सा नियम है, ये फैराडे का प्रथम लॉ है, ठीक है, फैराडे का प्रथम लॉ है। या फिर यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि फैराडे के द्वितीय लॉ को हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप इजीली आप कह सकते हो कि एम प्रोपोर्शनल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भाई फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि अ शॉर्ट सर्किट ब्रेकर प्रोवाइडेड सेफ्टी फ्रॉम, एक लघु परिपथ ब्रेकर सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ओवरलोड एंड फायर, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट एंड फायर, ऑप्शन सी है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, या फिर ऑप्शन डी है ओवर वोल्टेज एंड फायर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या आंसर होगा आप सभी का। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी लोग, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए भाई देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि जब परिपथ जो होती है वो यदि ओवरलोडेड हो जाता है, तो जो अत्यधिक धारा प्रभाव के, जो अत्यधिक धारा करंट प्रभाव, करंट फ्लो के कारण क्या होता है, यह परिपथ को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो जैसे यदि मैं बात करूँ, सिंपली यदि मैं बात करूँ, जो फ्यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो परिपथ को ओवर करंट से बचाता है, ठीक है ना भाई। सर्किट ब्रेकर है फ्यूज, फ्यूज भी तो सर्किट ब्रेकर तरह यूज होगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो फ्यूज को यूज कैसे करते हैं किसी सर्किट में, तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है, ठीक है ना, एम्पियर में होती है। और फ्यूज जो होता है, फ्यूज पदार्थ का जो होता है वो प्रतिरोध तथा गलनांक बिंदु, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, दोनों जो होना चाहिए किसी भी फ्यूज का, वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। चलिए तो यहाँ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, चालकता की इकाई क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड कराया है आप लोग देखे होंगे। अब सीधी सी बात है कि जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ओम हो जाएगा, और इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महो हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी करंट, कह रहा है कि निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों धारा के लिए उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, विद्युत स्थैतिक उपयंत्र, बी है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, सी है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, या फिर डी है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए सभी लोग यहाँ पे अच्छा अपना परफॉर्म कर रहे हैं और इसी प्रकार से परफॉर्म करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा मित्रों, यस क्या हो जाएगा, MI क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। चलिए और दोस्तों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्यारे मित्र बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट जो भी आप यहाँ पे लगा रहे हो, बिल्कुल फुल कोर्सेज के साथ हम लेकर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल देखिए फ्री है,
ठीक है ना। पर डे आपको मिल रहा है, फ्री क्लास में प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एक पावरफुल कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हो, एक बिलीव के साथ हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, एक विश्वास के साथ पढ़ना चाहते हो कि आप पढ़ोगे और सिलेक्शन होगा मेरे मेरे द्वारा, तो 100% मेरे साथ जुड़ सकते हो। स्पेशल क्लास फुल कोर्सेज बिल्कुल पेड आपको मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल टेक्नीशियन के लिए आपको देना है 599, ठीक है। और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर का बैच भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्द, तो उसके लिए भी जल्दी से जुड़ जाइए, 699 पे कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मित्रों आप दिए हुए इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेलिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं और अच्छे से अच्छा उनको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि सॉफ्ट टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क, इट्स रीजन इज। कह रहा है डीसी मोटर का जो सॉफ्ट बलाघुड़ इसके आर्मेचर बलाघुड़ से कम है, इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है भाई? ऑप्शन ए है एडी करंट लॉसेज हो सकती हैं, बी है कॉपर लॉसेज हो सकती हैं, सी है आयरन लॉसेस हो सकती हैं, डी है रोटेटिंग लॉसेस हो सकती हैं। चलिए भाई बताइए सोच के क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई। चलिए भाई तो बढ़े आगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं मित्रों, देखिए होता क्या है, जो डीसी मोटर की जो शाफ्ट बलागुड़ होता है इसके आर्मेचर बलागुड़ से कम होता है, जिसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, घूर्णी हानियां, जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग लॉसेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यदि समझना चाहो इसे तो बिल्कुल इजीली आप लोग कैसे समझ सकते हो, देखिए देखिए डीसी मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो डीसी मोटरों में क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का जो प्रारंभिक बलागुड़ होता है वो क्या होता है, अति हाई मतलब उच्च होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो प्रयोग हम करते हैं हमेशा ट्रैक्शन सिस्टम वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेटिंग लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि इन अ डीसी शंट मोटर इफ टर्मिनल वोल्टेज इज द reduces टू half एंड द टॉर्क रिमेन्स द सेम, देन क्या होगा। कह रहा है कि किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, ठीक है, और टॉर्क समान बना रहता है तो क्या होगा। इनमें से चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं और कह रहा ऑप्शन ए में स्पीड इज हाफ एंड आर्मेचर करंट इज सेम, ठीक है, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा समान बनी रहेगी। स्पीड इज हाफ एंड आर्मेचर करंट इज डबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि स्पीड एंड आर्मेचर करंट बोथ दोनों हाफ रहेंगे, या फिर कह रहा है कि स्पीड एंड आर्मेचर करंट बोथ सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं भाई, ज़्यादा समय लेना नहीं है क्योंकि टेस्ट है, टेस्ट में समय बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, मतलब आपकी स्पीड देखी जाती है। तो चलिए यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड इज हाफ एंड आर्मेचर करंट इज डबल हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, ट्रांसफार्मर में जो क्षरण धारा होती है, फ्लक्स जो होती हैं वो डैश पर निर्भर करती है, मतलब किस पे, पावर फैक्टर पे। बी कह रहा है कि लोड करंट पावर फैक्टर पे। सी कह रहा है कि नहीं भाई सेकेंडरी वोल्टेज एंड आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। डी कर रहा है कि भाई हमारे साथ जाओ लोड करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज पे। तो भाई इसमें जो एक्यूरेट होगा हम उसी के साथ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन यहाँ पे राइट आंसर देता है। सभी प्यारे मित्र अच्छे से परफॉर्म करते आए हैं आज तक और बहुत ही प्यारे हैं सभी। तो यहाँ मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा। तो जितने भी मित्र हमारे यहाँ ए आंसर दे रहे हैं क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग। देखिए होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो क्षरण फ्लक्सेस होते हैं या भार धारा पर क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो वह फ्लक्स जो एक दूसरे वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं करता तथा ट्रांसफार्मर कोर या फिर विद्युत रोधक जिसको कहते हैं या फिर वायु आदि से होकर प्रभावित होता है, तो इससे जो होता है वो लीकेज फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस डिफिनेशन से यदि मैं बात करूँ, इस एक्सप्लेनेशन से यदि बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू। चलिए भाई बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दीजिए।
क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? चलिए भाई जल्दी से बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। कह रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल पर कूलम, वन कूलम पर जूल, वर्क डन ऑफ कूलम। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बी हो जाएगा राइट आंसर, जूल पर कूलम हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। फिर से वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे बस ऑप्शन देखा नहीं, आपका आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश एन इलेक्ट्रिक फायर। कह रहा है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का यूज होता है। कल मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कराए हैं और पेड क्लासेस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तेरी मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? सी होना चाहिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हेलक्स करके दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या होगा? हेलान होगा, हिंदी वाले के साथ जाएगा, हेलॉन कहते हैं उसे। ठीक है बोलते बोलते थोड़ा सा गला बैठ जा रहा है, बट कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन अंडरग्राउंड अर्थिंग इफिशियंसी ऑफ इम्प्लिटेशन अर्थिंग, कह रहा है कि भूमिगत भूसंपर्कन की जो क्षमता होती है क्या होती है? इंक्रीजिंग द ओरेट एरिया एंड डेप्थ ऑफ पिट, या फिर कह रहा है कि प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ती है, या फिर कह रहा है कि प्लेट के क्षेत्र के अनुसार घटती है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि गड्ढे की गहराई बढ़ा दी जाती है तो घट जाएगी, या फिर कह रहा है कि प्लेट क्षेत्र के अनुसार बढ़ती है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए हमारे प्यारे से सभी हमारे प्यारे मित्र। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर, कह रहा है कि विद्युत स्थैतिक उपयंत्र को डैश के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ए कह रहा है कि ओनली करंट एंड वोल्टेज, नेक्स्ट कह रहा है कि ओनली वोल्टेज, सी कर रहा है कि करंट वोल्टेज एंड पावर, एंड डी कर रहा है कि ओनली वोल्टेज एंड पावर। ठीक है, तो चलिए भाई सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? कि फर्स्ट सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है ना, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, मेरे सभी प्यारे मित्र यहाँ पे आंसर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओनली वोल्टेज। ओके, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द शंट, यहाँ हाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, द शंट यूजेज टू एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ एन अमीटर मस्ट हैव, कह रहा है किसी अमीटर की जो परास होती है रेंज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग की जाने वाली, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है ना, जल्दी से बताएं वाले शंट होने चाहिए क्या? लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज होने चाहिए, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज होने चाहिए, या फिर लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल होना चाहिए, या फिर हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। प्यारे मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कम से कम आज 50 लाइक देखिए होना चाहिए। ठीक है ना, 50 लाइक आप लोग जरूर कराओ, जिससे हम मोटिवेट हों। भाई 50 क्वेश्चन है, 50 लाइक कराओ। ठीक है ना, धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पे साथ देंगे मेरा। तो यदि मैं बात करूंगा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? सी हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एकदम शंट प्रतिरोध का जो मान होता है वो कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, आर एस इक्वल टू होता है आर एम यम माइनस 1 होता है। ठीक है, आई और ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कि द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ एसी फ्रीक्वेंसी टू 50 हर्ट्ज इज 10 ओम। इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 100 हर्ट्ज द रिएक्टेंस विल बी, कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की एसी आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का जो प्रतिघात होता है 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाती है तो जो उसका प्रतिघात होगा क्या हो जाएगा? तो जल्दी से यहाँ पे आंसर बताएं क्या होगा आंसर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इस प्रकार के बार बार देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करना है इसे। ठीक है ना, आप अच्छे से जानते हो, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, कि एक्स इक्वल टू 1/2π FC लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज एंड
100 हर्ट्स है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, 10 ओम है, और क्या है भाई आपका नेक्स्ट क्या है, आपका 10 ओम दिया हुआ है, और नेक्स्ट आपका क्या है, X22 के भी लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 ओम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ईजिली तरीके से आप निकालोगे और अच्छे से यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, करके देखिएगा, बिल्कुल 100% आप लोग कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड, कह रहा है विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, ठीक है। डीसी एट वेरी हाई वोल्टेज, एसी एट वेरी लो वोल्टेज, डीसी एट वेरी लो वोल्टेज, या फिर एसी एट वेरी लो वोल्टेज, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्र, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ठीक है, और लग रहा हो कि हाँ आप अच्छी जगह जुड़े हुए हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, आग बंद करके सी पे कनेक्ट कराइए कि डीसी एट वेरी लो वोल्टेज, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डज ऑन इलेक्ट्रिक मोटर यूज टू ऑपरेट, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा कि कौन से प्रभाव का उपयोग करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का करती है, टेम्परेचर इफेक्ट का करती है, केमिकल इफेक्ट का करती है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट का करती है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी आंसर निकल के आएगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यहाँ पे चेंज है, इसको चार्ज रखिएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं भाई। आंसर अभी तक आप लोग आ जाना चाहिए। आप जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ रेफरेंस ऑफ अर्थिंग कनेक्टेड वर्ड एक्सप्रेस, कह रहा है भूकंप भूसंपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या व्यक्त करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मित्रों, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेटल पार्ट ऑफ ऑल वर्किंग इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन फ्रॉम अर्थ इलेक्ट्रोड, कर रहा है कि कार्यरत उपकरणों के सभी भाग, धातु भाग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द पर्पज ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर, क्या होना चाहिए, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो प्रयोजन होता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे बताएं, क्यों यूज करते हैं डीसी जनरेटर का। चलिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, या फिर जनरेटर में बने करंट को एकत्र करने के लिए, या फिर एसी टू डीसी में बदलना, या फिर जनरेटर में हीटिंग को कम करने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दे सकते हो, सी हो जाएगा कि भैया कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके सामने, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैज़ अ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। आपको ऋणात्मक तापमान बताना है कि इनमें से किसका ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताएं, टंगस्टन का, सिल्वर का, कार्बन का और कॉपर का। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं बात करूंगा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन हो जाएगा। तो ऋणात्मक तापमान गुणांक का अर्थ क्या होता है, अर्थ यही होता है कि ताप बढ़ने पे उसका जो प्रतिरोध होता है, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो कुचालक की जो स्थिति होती है उसमें जो उसकी एनर्जी गैप होती है, ठीक है ना, या फिर कंडक्शन बैंड होती है, या फिर वैलेंसी बैंड के जो बीच जो उसकी जो स्पेस होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, किसमें, कुचालक में। तो कुचालक ऋणात्मक तथा गुणांक रखता है, कौन सा, ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है, जिससे जब तब तापमान को बढ़ाते हैं जब कुचालक की जो प्रतिरोध क्या होती है वो घट जाती है। कहने मतलब ये कि कार्बन क्या है, एक प्रकार का कुचालक है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिएगा यस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डीसी मेजरमेंट, डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के माप
उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है। इंडक्शन टाइप डिवाइसेस, मूविंग आयरन टाइप डिवाइसेस, या फिर मूविंग कॉइल टाइप डिवाइसेस, या फिर हॉट वायर डिवाइसेस। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। और जितने भी मेरे प्यारे मित्र यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा आंसर दे रहे हो भाई सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, जितने भी प्यारे मित्र हमारे सी आंसर दे रहे हैं, मूविंग कॉइल टाइप डिवाइसेस, या सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वोल्ट मीटर प्रेशर कॉइल इज इन। वोल्ट मीटर की जो दाब कुंडली होती है प्रेशर कॉइल में होते हैं, क्या होते हैं, मोर टर्न ऑफ थिंक वायर होते हैं, या फिर सम टर्न ऑफ थिंक वायर होते हैं, या फिर मोर टर्न ऑफ थिन वायर होते हैं, या सम टर्न ऑफ थिन वायर होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, कह रहा है कि ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू होम। ओम्स लॉ का जो नियम होता है किस पर अप्लाई नहीं होता है। चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए। कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज सर्किट, या फिर एसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए कंडक्टर लिखा हुआ है ना, बट ये सेमी कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक होना चाहिए। ओके, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज क्या है, 100 एम्पियर। व्हाट विल बी द पीक वैल्यू। ठीक है, आपको क्या बताना है, पीक वैल्यू बताना है। तो पीक वैल्यू के लिए हमेशा यूज करते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपन √2 का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे कि आई आर एम एस इंटू √2 कर दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम। ओके, हो जाएगा, या फिर यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आई मैक्सिमम कितना है, 100 है। ठीक है ना, कितना है भाई, 100 है। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 2 बढ़ गया है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल कितने हैं भाई, 100 है। ठीक है, तो जब ये 100 है, 100 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि आपको आई आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, किस प्रकार से करेंगे, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 1.41 आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 141 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट फॉल अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट क्लास। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित सर्किट में से कौन से कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, जेके फ्लिप फ्लॉप, या फिर काउंटर। ठीक है, सभी को बताएं यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है ना, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ मित्रों, देखिए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो है क्लास के अंतर्गत फुल एडर, फुल हाफ सब्ट्रैक्टर एंड हाफ एडर आते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में क्या होता है कि डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये किसी भी मेमोरी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब ये हो गया कि हमें इसे क्या करना है कि यहाँ पे यस, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1, 2 एंड 3। ओके, क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एम्पलीफायर सर्किट इज डन फॉर इम्पिडेंस मैचिंग। एम्पलीफायर सर्किटों में जो प्रतिबाधा मिलान होता है, इम्पिडेंस मैचिंग होता है, डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इंक्रीज एफिशिएंसी के लिए, रिड्यूस वॉइस के लिए, या फिर टू इंश्योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, या फिर रिड्यूस डिस्टॉर्शन के लिए। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई यहाँ पे क्या आंसर होगा। यदि मैं बात करूँगा तो सी यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ठीक है, टू इंश्योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन। किसी डीसी जनरेटर की जो बाहरी अभिलक्षण होती है, एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं के बीच किसके बीच में होती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार मैंने डिस्कस किया है आप सभी के साथ, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट के बीच में। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग मीन्स दैट द वायर विल इंश्योर एंड्योरेंस सस्टेन, जिसको कहते हैं विदाउट डैमेज बैटरी। कह रहा है वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डैश को सहन करेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएं,
2 टाइम्स वोल्टेज या वीगेमन वोल्टेज या हाफ ऑफ वोल्टेज या फिर अंडर रूट 3 टाइम वोल्टेज, ठीक है ना। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर मित्रों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या, गिवन वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 31 में कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, कह रहा है कि एक शुद्ध प्रेरणीय एसी परिपथ में विद्युत जो धारा होती है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं आप सभी के पास, यहाँ पे क्या राइट आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर करके बताएंगे सभी लोग। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, लोअर देन द वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस, भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। बिल्कुल आग बंद करिए, आंसर आना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर किसका भाई, अर्थ टेस्टर का। ओके, क्या हो जाएगा, अर्थ टेस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तेज चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इन अ 3 फेज इलेक्ट्रिक मशीन इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन प्लेस विल बी, कह रहा है कि एक 3 फेज मशीन विद्युत मशीन में फेज की जो बीच क्या होता है, विद्युत कोण कितना होता है, कौन सा होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएं भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है कि जो 3 फेज कला में क्या होता है, फेज के बीच कितने कोण का होता है, 120 का होता है। तो संतुलित फेज की अवस्था में होता है, किसमें, बैलेंस फेज में होता है, ठीक है। आपको पता है ये फार्मूला वी आर इक्वल टू क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे रिलेशन आप देखिए, आर के बीच में निकालेंगे या बी के बीच में निकालेंगे या फिर वाई के, आर वाई भी होता है, ठीक है। तो आर के टर्म्स में तो मैंने आपको बता दिया, तो यदि बी के टर्म में मतलब वी बी के टर्म में यदि हम देखें तो क्या हो जाता है, वी एम साइन 120 प्लस ओमेगा टी हो जाता है। ओके, और वाई के टर्म में, वी वाई के टर्म में क्या हो जाता है, वी एम साइन 120 माइनस ओमेगा टी हो जाता है। बात समझ रहे हो, कैसे इसको समझोगे, इसको हमेशा इस फिगर से समझते हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है, इस फिगर से समझते हैं, और यहाँ पे रखते हैं वी बी, यहाँ पे रखते हैं वी आर, और यहाँ पे ये होता है वी वाई। ओके, क्या होता है, वी वाई होता है। ओके, अब क्या होता है, ये क्या होते हैं, हमेशा 120 डिग्री क्या होता है, रोटेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो रिलेशन निकलेगा, यदि मैं निकालूँ फाइनली जो रिलेशन यहाँ पे निकलेगा वो क्या निकलता है, वी वाई इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन के 270 प्लस ओमेगा टी निकलता है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि अभी तक इतने एक्सप्लेनेशन में तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ डीसी जनरेटर इंटरपोल्स फाइंड्स क्वाइल कनेक्टेड इन, कह रहा है किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल को डैश में जोड़ा जाता है, पैरेलल टू आर्मेचर वाइंडिंग में, सीरीज टू द आर्मेचर वाइंडिंग में, या पैरेलल टू लोड, या फिर सीरीज टू लोड। ओके, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए क्या होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो बी निकल के आएगा, सीरीज टू आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड टू कनेक्ट आर्मेचर एंड वोल्टमीटर अमीटर एंड वोल्टमीटर इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कह रहा है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने की सही विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर आप लोग यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का, थोड़ा टाइम ले लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो सी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, वोल्टेज इन सीरीज एंड आर्मेचर लोड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एंड गेट ऑकर्स, एक एंड गेट होता है, मेमोरी सर्किट होता है, रिलैक्सेशन सर्किट होता है, या फिर कनेक्शन सर्किट होता है, या फिर सीक्वेंशियल सर्किट होता है। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या होता है, एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट जो होता है भाई हमेशा क्या होता है, कनेक्शन सर्किट होता है, ठीक है ना, संयोजन सर्किट के रूप में माना जाता है एंड गेट को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन लैप एन क्या कह रहा है, इन लैप वाउंड डीसी मशीन द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी इक्वल टू, कह रहा है कि लैप जो वाउंड डीसी मशीन में समांतर पथों की जो संख्या होती है किसके समान होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर।
सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु सबसे हल्का, ठीक है ना, लाइटेस्ट है, हल्का कण है, ठीक है, किसका, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आयंस है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, बिल्कुल सभी को जाना चाहिए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं भाई, -1.602 इंटू 10⁻90 कूलम्ब होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो 1 कूलम्ब क्या होता है, 1 कूलम्ब इजक्वल टू क्या होता है भाई, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 1 कूलम्ब इजक्वल टू क्या होता है, यस 6.28 इंटू 10 कितना होता है, 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि इन द वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम इज व्हाट विल बी द वेट ऑफ कॉपर सेट इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले जो कॉपर का जो वजन होता है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इनमें से राइट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/v² के। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन, किसी ट्रांसफार्मर को किस में रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएं, बिल्कुल इजी है, सभी लोग जानते हैं, डी इज द राइट आंसर होगा, केवीए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द रीजन ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिक्रीजेज द ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज नॉट नेसेसरी व्हेन वर्किंग ऑन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, घरेलू वायरिंग, विद्युत वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काले चश्मे, ब्लैक गोगल्स, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ 25 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 250 टर्न्स ऑफ ऑन द प्राइमरी एंड 40 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू अ 1500 voltage 50 हर्ट्ज सप्लाई, व्हाट आर द वोल्टेज एंड करंट ऑफ सेकेंडरी। कह रहा है कि यदि 25 किलो केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं तो प्राथमिक को 1500 वोल्टेज या फिर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। रेटिंग कितना दिया हुआ है, केवीए में दिया हुआ है, ठीक है ना। किस में दिया हुआ है रेटिंग भाई, केवीए में दिया हुआ है, ओके। तो कितना दिया हुआ है, 20 केवीए, ठीक है। और यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, 250, N2 की वैल्यू कितनी है, 40, ठीक है। ठीक उसी प्रकार V1 की जो वैल्यू है कितना है, 1500, ठीक है। और V2 की वैल्यू पूछ रहा है और I2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर पहले आपको निकालना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो V2 अपन क्या होता है, V1 इक्वल टू N2 अपन क्या होता है, N1 होता है। तो बिल्कुल यहाँ से यदि मैं V2 निकालना चाहूँ तो निकल नहीं जाएगा। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 इंटू क्या हो जाएगा 40 के अपन 250, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 240, देखिए 240 वोल्ट आ गया, क्या V2 आ गया, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप जानते हो कि KVA इक्वल टू लिख सकते हो V2 इंटू I2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवीए कितना है 25,000, 25 केवीए दिया हुआ है तो भाई कितना हो गया 25,000, ठीक है, इक्वल टू 240 इंटू I2। अब यहाँ से I2 निकाल लो आप, ठीक है, I2 निकाल लो तो I2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25,000 अपान क्या हो जाएगा 240, ओके। अब इसे क्या करो आप इजीली क्या करो, सॉल्व करोगे तो आपका आएगा
104.17 एम्पियर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपको V2 भी मिल गया, कितना 240 मिल गया, I2 104 पॉइंट क्या हो गया 17 मिल गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका, लगभग ए इज द राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत देखिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन देखोगे आंसर आप दे दोगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए क्या होगा। ये मैं बात करूंगा, बी इज द राइट आंसर होगी, प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, बी इज द राइट आंसर। भाई फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो लो रेजिस्टेंस होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा ना फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत ही यार हलवा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच फॉर्म इज द एक्ट टू डिपोजिट वन मेटल ऑन अनदर। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा भाई। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट डिवाइसेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाई लार्ज चेंजेस इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति में बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या होगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। और यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, इंडक्शन इक्विपमेंट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 220 वोल्टेज हीटर्स आर यूज्ड टू सप्लाई 110 वोल्टेज द हीट जनरेटेड बाई इट विल बी। कह रहा है 110 वोल्टेज की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट तापक का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा उत्पन्न की गई जो ऊष्मा होगी कितना होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आप कैसे लगाओगे, बस हिंट आपको दे दे रहा हूँ। एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, बिल्कुल इसका यूज करके, और साथ ही साथ यहाँ पे यदि मैं पावर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे यूज करना है वी स्क्वायर अपन आर का। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी। चलिए भाई जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई, आप लिख सकते हो ना आई को, आप क्या लिख सकते हो, आई को आप वी अपन आर लिख सकते हो ना, तो वी अपन आर का स्क्वायर इंटू आर टी लिख सकते हो। ठीक है, और इसे इजीली आप क्या सकते हो, वी स्क्वायर इंटू अपन आर भी लिख सकते हो। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, इसी प्रकार से रिलेट करा के आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना, तो जितने लोग भी यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंड गेट एक क्या होता है, किसके तुल्य होगा। क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट टू एनी सीरीज स्विचिंग सर्किट। नेक्स्ट कह रहा है कि गिव हाई आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट आर लो। नेक्स्ट कह रहा है कि इक्विवेलेंट टू एनी पैरेलल स्विचेस सर्किट, या फिर कह रहा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ एबव। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है ना, एंड गेट के बारे में पूछ रहा है, तो एंड गेट का जो सर्किट होता है सिंपल इस प्रकार से होता है। ठीक है, दो स्विचेस लगा दीजिए, ठीक है, बल्ब लगा दीजिए और इसके साथ रिलेट करा दीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और बी। ठीक है ना, तो इसका जो रिलेशन आएगा उससे आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड गेट के लिए क्या हो जाएगा, बूलियन अलजेब्रा y इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो बिल्कुल उससे आप निकालोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा क्या, इक्विवेलेंट टू एनी सीरीज स्विचिंग सर्किट। मतलब यहाँ पे देखिए दोनों क्या थे, स्विचिंग सर्किट जो थे ए और बी दोनों क्या थे, सीरीज में थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि किसी सीरीज स्विचिंग सर्किट के लिए तुल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट द पर्पज ऑफ डैम्पिंग इन अ मेजरिंग डिवाइसेस इज। कह रहे हैं कि किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का जो प्रयोजन है क्या होता है। चलिए भाई चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फास्ट स्टेबल कंडीशन टू इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, संकेतों को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा क्लासेस, और ऐसे ही आप लोग बेहतरीन तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।